हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड यूट्यूब चैनल। तो अब आज हम देखेंगे डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग की यूनिट 5 वन शॉट में, जिसका नाम है डेटा विजुअलाइजेशन एंड ओवरऑल पर्सपेक्टिव। अगर आप ये यूनिट अगर वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप इस यूनिट के सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें हर चीज बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन करी हुई है। एग्रीगेशन फंक्शन जिसमें जितने भी इसमें टॉपिक हैं, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, क्वेरी, फैसिलिटी एंड सो ऑन, ये सबको मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आप तुरंत ही वहाँ पे पेपर में लिख पाओगे और अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है। तो डेटा विजुअलाइजेशन कुछ नहीं, बस डेटा को विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसका एक पूरा विजुअलाइजेशन बना लेना डेटा का, कि और लोग उसको इजीली समझ पाए, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर पाए। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, डेटा विजुअलाइजेशन कन्वर्ट डेटा इनटू विजुअल फॉर्म एंड ओवरऑल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड अ मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ डेटा फॉर इफेक्टिव एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो अब अगला अगला टॉपिक है एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने डेटाबेस में एग्रीगेशन फंक्शन पढ़े होंगे, जिनका मेनली यूज क्या होता था, जब बहुत सारे डेटा होते थे हमारे, मान सपोज करिए बहुत सारे डेटा मान लीजिए, और वो सेम टाइप के हैं, तो उन सबको एग्रीगेट करके, मतलब कि एक एक टाइप की उसमें टेबल में हम लोग स्टोर कर लेते थे और सेव कर देते थे, तो हमारा डेटा होता था वो समरी की फॉर्म में स्टोर हो जाता था जाके। तो सेम हमारा यहाँ पे एग्रीगेशन काम करता है। तो ये मेरा एक डिटेल डेटा का मैंने एग्जांपल लिया है, बहुत इजी एग्जांपल है, आपको इजी रहेगा इसको समझने में। तो यहाँ पे देखिए, रॉ ट्रांजेक्शन डेटा है मेरा। डे वन पे मेरी 100 रुपीज़ की सेल्स हुई है, डे टू पे 200 रुपीज़ की सेल्स हुई है, डे थ्री पे 150 की, ऐसे डे फोर पे 250 की। तो मेरा डिटेल डेटा था। अब मैं यहाँ पे एग्रीगेशन प्रोसेस करूंगा, तो सिंपली मैंने सम करा इन सबका। तो सम क्या होगा? तो टोटल सेल्स मेरी कितनी हो रही है? 700, और जो एवरेज थी वो कितनी है? 150। तो जो मंथ था वो जनवरी था। तो ये मेरा समराइज डेटा है। जो समराइज डेटा होता है मेरा, उसी को बोलते हैं एग्रीगेटेड डेटा। जब हम एग्रीगेशन फंक्शन का यूज करके कोई डेटा बनाते हैं, तो उसको सिंपली बोल देते हैं एग्रीगेशन एग्रीगेटेड डेटा या फिर समराइज डेटा। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अब यहाँ पे वही चीज मैंने थ्योरी में लिखी है, अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। एग्रीगेशन मींस कंबाइनिंग डिटेल डेटा इनटू समराइज डेटा सो दैट एनालिसिस बिकम फास्टर, सिंपलर एंड मीनिंगफुल। कुछ नहीं होता एग्रीगेशन, हम लोग बस जो भी डिटेल डेटा होता है, जैसे मान लीजिए ये पूरा डिटेल डेटा यहाँ पे दिया हुआ था, डे वन का डेटा, टू का डेटा, फिर थ्री का एंड फोर का डेटा। तो कुछ नहीं, मैंने इसको समरी कर ली। यहाँ पे समरी में क्या दी थी? मैं टोटल सेल्स दी थी 700 रुपीज और एवरेज सेल दी थी 175। तो मेरे पास समरी आ गई, क्योंकि मुझे हर दिन की प्रॉफिट जानने में कोई वही नहीं था दिलचस्पी। तो यहाँ पे सिंपली मैंने मंथली डेटा ले लिया उसका। तो ये मेरा होता है एग्रीगेशन। ओके। तो फिर इसमें क्या होता है, डेटा वेयर हाउस में जो रॉ डेटा होता है हमारा, वो बहुत लार्ज होता है, मतलब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। तो इसमें रॉ डेटा को एनालाइज करना बहुत टफ हो जाता है। तो उस केस में हमारी जो क्वेरी होती है वो बहुत स्लो होती है। क्वेरी स्लो क्यों होती है? क्योंकि जब बहुत ज्यादा डेटा होगा तो ऑब्वियसली बात है क्वेरी स्लो हो जाएगी। तो उस केस में हम लोग एग्रीगेशन का यूज करते हैं, जिससे कि जो हमारा समी डेटा जनरेट होता है, और समी डेटा जो जनरेट होता है उसको, उसकी क्वेरी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है। हम्म। तो अब देखिए, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में एक्चुअली होता क्या है? तो इंस्टीड ऑफ कीपिंग ओनली डेली इंडिविजुअल रिकॉर्ड, वी आल्सो स्टोर। तो मतलब इसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो इंडिविजुअल का रिकॉर्ड होता है, मान लीजिए जो डेली हमारी सेल्स है उसका रिकॉर्ड है, या फिर कोई डेली ट्रांजैक्शन हो रही है उसका रिकॉर्ड है, वो सब हम नहीं लेते हैं यहाँ पे। सिंपल हम क्या कौन सा डेटा लेते हैं? मंथली डेटा लेंगे, ईयरली डेटा लेते हैं, या फिर रीजन वाइज। अब रीजन वाइज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, और वो कंपनी डेटा को, कंपनी की सेल्स हो रही है हर रीजन में, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन एंड वेस्ट रीजन में। तो इन चारों रीजन से कितना प्रॉफिट आ रहा है? तो जो जो भी मेरे चार रीजन है, इन चारों रीजन से जितना प्रॉफिट आ रहा है, तो वो मेरा होता है रीजन वाइज टोटल। ओके। अब तो यहाँ पे क्या होता है, सो यूजर डोंट नीड टू कैलकुलेट अगेन एंड अगेन। तो यूजर जो होता है उसको अगेन, मतलब बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लिया, इससे आपको इजीली समझ आ पाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है, इमेजिन अ शॉप रिकॉर्ड डेली। मतलब आप एक शॉप को इमेजिन कर लीजिए जिसमें डेली सेल्स हो रही है। तो देखिए, फर्स्ट जनवरी की सेल्स कितनी? 1000 रुपीज की, सेकंड जनवरी की 1200 रुपीज की, एंड थर्ड जनवरी की 800 रुपीज की। तो ये जो मेरी सेल्स है, ये वाली सेल्स, तो ये मेरा डिटेल डिटेल डेटा है। ओके। और फिर अगर मैंने इसी को एग्रीगेट कर दिया, मतलब सम कर दिया, तो जनवरी की सेल्स कितनी आ गई? 3000 रुपये। देखिए, 1000 प्लस 1200 प्लस 800, तो ये मेरा 3000 आ गया। तो ये मेरा जो ये डेटा आया, ये जो मेरा डेटा आया है यहाँ पे, ये सिंपली क्या है? एग्रीगेटेड डेटा है। ओके। तो ये मेरा रियल लाइफ एग्जांपल था। अगर आप पेपर में इसको लिख के आओगे तो बहुत बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा और आप अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। अब देखिए, एग्रीगेशन में जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखिए, जो डेटा वेयर हाउस होता है उसमें डेटा बहुत ज्यादा डिटेल में होता है, मतलब रॉ डेटा बहुत होता है, एनालिसिस टफ होती है, डिसीजन मेकिंग टफ हो जाती है उस डेटा की वजह से। तो हमारा मेन, इसका मेन जो वो होता है फोकस, वो होता है फास्ट क्वेरी रिस्पॉन्स। जो भी हमारी क्वेरी होती है वो फास्ट, उसका रिस्पॉन्स फास्ट होता है। इसमें जो हमें डेटा होता है वो लेस डेटा स्कैन करना पड़ता है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता डेटा स्कैन करो, तो अगर आप इसका डिटेल वाला करोगे तो आपको ये 3 लाइनें पूरी स्कैन करनी पड़ती। और अगर आप एग्रीगेटेड डेटा को स्कैन करोगे तो आप सिर्फ एक लाइन ही स्कैन करोगे और आपका काम हो जाएगा। इसमें रिपोर्टिंग इजी होती है। तो देखिए, यहाँ मंथली डेटा में रिपोर्टिंग इजी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डेटा ही कम होगा, हमारा डिसीजन मेकिंग में बेटर हो पाती है। ओके। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीगेशन। तो देखिए, टाइप्स ऑफ एग्रीगेशन क्या होता है? सम हो गया मेरा, टोटल सेल बताने के लिए, काउंट हो गया, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हुए एक दिन में वो बताने के लिए, या फिर एवरेज हो गया कि एवरेज प्रॉफिट क्या हो रहा है मुझे हर आइटम पे, उसके लिए हो गया, या फिर मिनिमम है मैक्सिमम, कि कौन सा आइटम मेरे पास मिनिमम वैल्यू का और कौन सा आइटम मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू का है। तो ये मेरे कुछ टाइप्स होते हैं एग्रीगेशन फंक्शन के, जिनका आप लोग यूज कर सकते हो अपने डिटेल डेटा को एग्रीगेट डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। फिर हमारे पास होता है ये एग्रीगेशन इन ओलैप। तो ओलैप क्या होता है? ओलैप कुछ नहीं होता है, हमारा ओलैप होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स। मतलब जो भी हमारे ऑनलाइन एनालिसिस होती है वो ओलैप पे होती है। तो एग्रीगेशन इज हैवली यूज्ड इन ओलैप रोल अप ऑपरेशन। तो हमारा जो एग्रीगेशन होता है वो ओलैप में यूज होता है। हमारा एग्जांपल क्या है? डेली डेली सेल्स को हमने मंथली सेल्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर मंथली सेल्स से ईयरली सेल्स निकालनी। तो ये मेरा ओलैप का एग्जांपल हो गया सिंपली।
अब देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है जो बिल्कुल एग्जाम फ्रेंडली। अगर आप ये डायग्राम बना के आओगे तो आपको मतलब बिल्कुल साथ में साथ ही मिलने वाला है अगर ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे एक डिटेल डेटा दिया हुआ है। तो डिटेल डेटा क्या है, डे 1 की देखिए 100 रुपीज प्रॉफिट है, डे 2 का 200 रुपीज, डे 3 का 300 रुपीज एंड डे 4 का 400 रुपीज। अब इसमें मैंने एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करे, तो एग्रीगेशन जब फंक्शन अप्लाई करा मैंने सम का, तो एग्रीगेटेड डेटा क्या आएगा मेरे पास। देखिए एग्रीगेटेड डेटा वो होता है जो मेरा सिंपली डेटा वेयर हाउस में स्टोर होता है जाके। तो यहाँ पे जब इनका टोटल करा 100, 200, 300 और 400, तो इसका सम आ रहा है 1000 रुपीज। ठीक है, तो अब देखिए जब यहाँ पे स्कैनिंग होगी तो यहाँ पे 4 लाइन स्कैन होगी, और जब यहाँ पे होगी तो सिंपल एक लाइन से ही काम हो जाएगा। अब डिफरेंसेस क्या होते हैं एग्रीगेशन और डिटेल डेटा में। तो डिटेल डेटा क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो लार्ज होता है डिटेल डेटा का। ऑब्वियसली बात है, जब बहुत सारे रॉ फैक्ट्स होंगे तो वॉल्यूम तो लार्ज ही होगा। फिर जो मेरा एग्रीगेटेड डेटा होता है उसका वॉल्यूम लेस होता है। देखिए हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 लाइन है तो मतलब वॉल्यूम हाई है, यहाँ पे 1 लाइन है मतलब वॉल्यूम कम है, सिंपल सी बात है। फिर मेरी जो क्वारी होती है वो स्लो होती है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो क्वारी स्लो हो जाती है, यहाँ पे फास्ट होती है क्वारी। अब जो मेरा डिटेल डेटा होता है वो OLTP में यूज होता है, और जो एग्रीगेटेड डेटा होता है वो OLAP में यूज होता है। तो OLTP क्या होता है, OLTP होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म, और OLAP होता है ऑनलाइन एनालिटिक प्लेटफॉर्म। ओके, आप डिफरेंस समझ रहे हो ना। जो ट्रांजेक्शन वाला होता है वो बेसिकली डेटाबेस में यूज होता है, और OLAP वाला मेरा डेटा वेयर हाउस में यूज होता है। ओके, अब हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग क्या होती है। देखिए जो भी हिस्टोरिकल डेटा होता है उसी को हम बेसिकली हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब क्या होता है, आर डेटा वेयर हाउस स्टोर्स हिस्टोरिकल और टाइम वेरिएंट डेटा, अनलाइक ऑपरेशनल डेटाबेसेस, ओल्ड डेटा इज नॉट ओवर रिटन। मतलब जो भी आपका मान लीजिए 5 साल 10 साल या 15 साल कोई भी जो पुराना डेटा होता है उसको ये स्टोर करके रखता है। तो उस पर कोई भी ओवरराइट मतलब ओवरराइड ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे कुछ नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई डेटा लिखा, अब इस पे दोबारा डेटा लिख दिया, इसको इरेज करते हो तो ओवरराइड नहीं होता। ये डेटा हमेशा जैसा होता है वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसलिए हम लोग हिस्टोरिकल डेटा को टाइम वेरिएंट डेटा भी बोलते हैं, क्योंकि ये टाइम के साथ वैरी नहीं करता है डेटा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये मेरी ट्रेंड एनालिसिस को इनेबल करता है, हेल्प करता है फोरकास्टिंग में, सपोर्ट करता है कंपैरिजन अक्रॉस टाइम पीरियड में। देखिए ट्रेंड एनालिसिस को कैसे इनेबल करता है। देखिए जब ट्रेंड हम लोग कोई भी चीज़ का ट्रेंड पता करते हैं तो ट्रेंड कैसे पता करते हैं, ऐसे पता करते हैं सिंपली। तो यहाँ पे ग्राफ होता है तो वो मेरा ग्राफ ऐसे, ये ऐसे ट्रेंड में चलता है, ये वाला ग्राफ ऐसे ऐसे करके। तो ये हिस्टोरिकल डेटा भी तो बनेगा ना, क्योंकि हिस्टोरिकल यहाँ पे ईयरली ग्राफ होता है मेरा। तो सपोज करिए ये यहाँ तक 1 ईयर का था, फिर ये 2 ईयर का, फिर 3 ईयर का। तो ये अगर आपको ये ग्राफ बनाना है तो सिंपल सी बात है, आपको जो हिस्ट्री का डेटा है वो तो चाहिए होगा ना। तो इसलिए ये इनेबल करता है ट्रेंड एनालिसिस को। फिर ये फोरकास्टिंग को भी इनेबल करता है। फोरकास्टिंग में क्या होता है, जैसे हमारे वेदर फोरकास्टिंग हो गई, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में भी हेल्प करता है। देखिए अगर कोई चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ पहले मतलब बार बार सेम चीज़ होती आ रही है तो जाहिर सी बात आगे भी वही होगी ना, तो उसमें भी हेल्प करता है फोरकास्टिंग। फिर ये कंपैरिजन में सपोर्ट करता है। हम लोग इसके लिए ये भी बोलते हैं कि जो हिस्टोरिकल डेटा होता है ये मेरा की रोल परफॉर्म करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स में। ओके, अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन क्या होता है बिल्कुल डीपली। तो यहाँ पे ये हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं पहले ही, और ये जो भी इसके इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ चुके हैं। एक बार की पॉइंट देख लेते हैं, जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के की पॉइंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो स्टोर्ड इन डेटा वेयर हाउस फॉर लॉन्ग टर्म एनालिसिस, क्योंकि जो भी हिस्टोरिकल डेटा होता है वो हमारे डेटा वेयर हाउस में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमें कोई लॉन्ग टर्म एनालिसिस करनी हो, जैसे मान लीजिए ट्रेंड एनालिसिस है, फोरकास्टिंग है, ये सब करना हो, या फिर सीजनल एनालिसिस है, तो उस केस में हिस्टोरिकल डेटा का यूज होता है। तो कंटेन्स पास्ट डेटा, तो इसमें क्या पास्ट डेटा मेरा कंटेन होता है। अभी जैसे मैंने बताया था आपको, ईयरली डेटा होता है, मंथली डेटा होता है, और डेज का डेटा भी हो सकता है। अलाउ टाइम बेस्ड एनालिसिस, डेली, मंथली, ईयरली एंड ट्रेंड। तो ये मेरा टाइम बेस्ड एनालिसिस को अलाउ करता है। ये हमारा बिजनेस मैनेजर्स के लिए यूजफुल होता है। जैसे मान लीजिए उसको ट्रेंड पता करना है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कि वो अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाए। मे बी स्टोर इन हिस्टोरिकल पार्टीशन टेबल, मेरी कुछ हिस्टोरिकल पार्टीशन टेबल्स होती हैं जिनमें डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरी एक टेबल है जिसमें सिंपली 3 कॉलम दिए हुए हैं, एक डेट का कॉलम है, प्रोडक्ट का कॉलम है एंड सेल्स का कॉलम है। ओके, आप क्लियरली दिख रहा है ना। हाँ, तो इसमें डेट का कॉलम है, प्रोडक्ट का कॉलम है और सेल्स का कॉलम है। तो डेट मेरी क्या थी, जनवरी 2021, प्रोडक्ट है लैपटॉप, तब सेल्स कितनी हुई थी लैपटॉप की, 5 लाख रुपीज़ की। एंड फरवरी में लैपटॉप की हुई है 4,50,000 की, एंड फिर मार्च में हुई है 4,80,000 की, एंड देन मोबाइल की हुई है 5,50,000 की। तो ये मेरा एग्जांपल हो गया एक तरह से हिस्टोरिकल पार्टीशन या फिर टेबल का। इन डेटा वेयर हाउस दिस हिस्टोरिकल डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब ये जो डेटा होता है मेरा सेवरल ईयर्स तक के लिए स्टोर रह सकता है डेटा वेयर हाउस में। तभी जो डेटा वेयर हाउस होते हैं बहुत ज़्यादा बल्कि और बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस लेते हैं, क्योंकि उनमें जब इतना पुराना डेटा रहेगा तो आप जाहिर सी बात है स्पेस रखना ही आपको पड़ेगा। आप इसको डेटा वेयर हाउस को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टोर रूम है आपके पास और आप उसमें पुरानी चीज़ें निकाली, मान लीजिए ये आपका स्टोर रूम है सिंपली, ठीक है। अब इस स्टोर रूम में आप पुरानी चीज़ें निकाल ही नहीं रहे हो और नई चीज़ें लाते जा रहे हो, नई चीज़ें लाते जा रहे हो ऐसे करके, तो ये कभी ना तो ये भरता रहेगा। तो वही हमारा होता है डेटा वेयर हाउस। अब देखिए इसमें 2 कंडीशन है, या तो इसका सामान आप बाहर निकाल लीजिए और या तो इस स्टोर रूम को बढ़ा दीजिए, मतलब इसका जो भी एरिया है, बाउंड्री है, वो सब बढ़ा दीजिए। तो जो डेटा वेयर हाउस होता है, इस डेटा को निकालने की जगह अपना साइज को उसको हम बढ़ाते रहते हैं, तभी जो डेटा वेयर हाउस है वो हमारा एक्सपेंड होता चला जा रहा है। अब हम देखेंगे क्वारी फैसिलिटी क्या होता है। क्वारी फैसिलिटी क्या होता है, तो क्वारी फैसिलिटी कुछ नहीं होता है, जैसे सिंपल हमारा डेटाबेस होता है तो डेटाबेस में हम क्वारी के थ्रू डेटा को रिट्रीव कर पाते थे, उसमें फिर हम सिंपल एनालिसिस कर पाते थे। सेम वही यहाँ पे होता है। तो क्वारी फैसिलिटी इन डेटा वेयर हाउस अलाउ यूजर टू रिट्रीव एंड एनालाइज डेटा यूजिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स क्वारी, मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्वारीज का यूज करके आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो और रिट्रीव कर सकते हो। तो यही मेरी क्वारी फैसिलिटी होती है। अब इसका पर्पस क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे बिजनेस क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर में यूज होती है,
रिपोर्ट को जनरेट करना, डैशबोर्ड बनाना, इन सब में यूज होती है। ट्रेंड को एनालिसिस, ट्रेंड की एनालिसिस करना उसमें यूज होती है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं क्वेरी फैसिलिटीज के? सपोर्ट इजी टू यूज क्वेरी टूल्स। मतलब ये ऐसे क्वेरी टूल्स प्रोवाइड करती है जो हमारे लिए बहुत इजी होता है। जैसे एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जो हमारी वो बहुत इजी होता है यूज करना, तो ये प्रोवाइड करती है। फिर ऑप्टिमाइज होती है ये फास्ट और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए, जैसे लाइक अब जो यूजर होते हैं इसमें स्लाइस, डाइस और ड्रिल डाउन रोलर भी परफॉर्म कर सकते हैं। जनरेट रिपोर्ट यूजिंग द हिस्टोरिकल डेटा, हम हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से, जो भी मेरा यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा है उसकी हेल्प से रिपोर्ट या फिर डैशबोर्ड को जनरेट कर सकते हैं। और वह यूजर फ्रेंडली सिक्योर इंटरफेस, जो इसमें इंटरफेस होता है वो बहुत सिक्योर होता है और यूजर फ्रेंडली होता है, मतलब यूजर उसको इजीली यूज कर पाता है। अब यहाँ पे मेरे एग्जांपल है क्वेरीज के, यहाँ पे देखिए जो एग्जांपल है वो सिंपल मैंने डेटाबेस के लिए है, बहुत इजी है ये। देखिए सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल्स टेबल वेयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू लैपटॉप एंड ईयर इज इक्वल टू 21। इसका क्या मतलब है? मुझे सम ऑफ सेल्स चाहिए सेल्स टेबल से, जिसमें जो प्रोडक्ट है वो मेरा लैपटॉप हो और जो ईयर है 2021 हो। तो उसमें क्या आ जाएगा? जो मेरा प्रोडक्ट है वो लैपटॉप हो और ईयर 2021 हो, तो मुझे उसका सिंपली सेल्स मिल जाएगा। तो इसका क्या आएगा? सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स आ जाएगा इन तीनों का सम, जो भी ये तीन थे मेरे, इनका सम आ जाएगा मेरा आंसर में। ओके, अब ऐसे ही अगले में मैंने मंथ को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट मंथ कॉम एवरेज, एवरेज ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल्स टेबल ग्रुप बाय मंथ। तो यहाँ पे मैं एक ग्रुप बना लूंगा सेल्स का और मंथ के भी यहाँ पे। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ वन लाइन एग्जाम डेफिनेशंस भी ली हुई हैं। तो ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? स्टोरिंग इन अ डेटा वेयर हाउस टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई ट्रेंड्स ओवर टाइम। अगर आपको कुछ भी ना आए तो आप इतना लिख दीजिएगा, तभी आपका काम चल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा क्वेरी फैसिलिटीज को और समझाया है, मैं आपको ये जो नोट्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इजीली लिख पाओगे उसको। ओके, तो एक बार देख लेते हैं फीचर्स क्या होते हैं फिर से। सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को, यूज करता है एसक्यूएल और पावर बीआई का क्वेरी टूल्स का, और प्रोवाइड करता है फास्ट क्वेरी रिस्पांस को प्रोवाइड करता है। और फिर यूजर्स कौन कौन से होते हैं इसके? बिजनेस एनालिस्ट का यूज करते हैं, मैनेजर्स यूज करते हैं, और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं हमारी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के, वो यूज करते हैं इसका। तो हम देखेंगे ओलैप फंक्शन क्या होता है, हमारा ओलैप फंक्शन और टूल। तो ओलैप किसके लिए? ओलैप स्टैंड फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो ओलैप हमें क्या मतलब क्या कराता है? तो ओलैप कुछ नहीं है, मतलब कि सिंपली तो जो ओलैप होता है वो हमारा एक सेट ऑफ टूल्स होता है जो हमें इनेबल कराता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेटा इन अ डेटा वेयरहाउस। मतलब जो भी हमारा मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है उसकी जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती है उसके लिए सेट ऑफ टूल्स प्रोवाइड कराता है डेटा वेयरहाउस में, जिसके थ्रू हम एनालिसिस कर पाए और अपने डिसीजन मेकिंग को परफॉर्म कर पाए। तो यहाँ पे कुछ जब आपको ये काम करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होंगे ना, जो आप परफॉर्म करोगे तभी तो एनालिसिस कर पाओगे। तो यहाँ पे कुछ की ओलैप ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है रोलअप। तो रोलअप क्या होता है? समराइज डेटा मूव अप टू हायरार्की, मतलब कि डेटा को ऐसे समराइज करता है, पहले डेली सेल्स का होगा, फिर मंथली सेल्स, फिर ईयरली सेल्स, मतलब डेटा को समराइज करता जाता है। और जो ड्रिल डाउन होता है वो डेटा को ब्रेक करता जाता है, जैसे उल्टा होता है बिल्कुल रोलअप का। तो ये मंथली सेल्स फिर डेली सेल्स में कन्वर्ट करेगा, फिर मेरा आवर सेल्स ऐसे करके दिखा देगा। फिर स्लाइस क्या होता है? स्लाइस होता है सिलेक्ट सिंगल डायमेंशन ऑफ डेटा, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 डायमेंशन थी डेटा में, तो इसको इसमें से किसी भी एक स्लाइस को वो कर देगा, सिंपली सिंगल डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए जो रीजन है मेरा, तो रीजन इज इक्वल टू नॉट ओनली अ सिंगल स्लाइस ऑफ डेटा। तो जो ये मेरा था, ये वाला जो है, ये पार्ट, ये जो है मेरा, तो ये मेरा पूरा वो है एक स्लाइस है। अब मेरा डाइस क्या होता है? डाइस कुछ नहीं होता है, सिंपली एक सब क्यूब होता है। सब क्यूब जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक क्यूब है, तो ये बहुत सारे क्यूब से मिलकर बना, आप देख पा रहे हो। तो इनमें से कोई मतलब 4-5 क्यूब लिए और उनका एक और क्यूब बना दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइस। अब ओलैप टूल के बेनिफिट क्या होता है? ये यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन होता है और सपोर्ट करता है हमारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सपोर्ट करता है, विजुअलाइजेशन सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए प्राइवेट टेबल हो गई, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, तो आप इसके थ्रू बना सकते हो। फिर आप जो ओलैप फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? यूजिंग ऑपरेशन, जो भी हमारे ऑपरेशन भी हमने पढ़े थे, रोलअप है, ड्रिल डाउन है, स्लाइस है, डाइस है, इनका यूज करके मल्टी डायमेंशनल डेटा को स्टोर कर सकते हैं डेटा वेयरहाउस में बड़ी एफिशिएंटली। मतलब कोई भी डेटा मेरा लॉस नहीं होगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी डेटा वेयरहाउस में डेटा स्टोर करने में। ओके, हाँ। तो ओलैप टूल्स क्या होते हैं? एप्लीकेशन दैट हेल्प यूजर परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एड हॉक एनालिसिस ऑफ डेटा इन अ डेटा वेयरहाउस। मतलब ये कुछ ओलैप टूल्स में कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो हमें यूजर की हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को परफॉर्म करने में हमारे डेटा वेयरहाउस में। अब ओलैप सर्वर, रोलैप और मोलैप और होलैप के बारे में पढ़ेंगे। तो ओलैप सर्वर क्या होता है? ओलैप सर्वर आर स्पेसिफाइड टूल दैट अलाउ फास्ट मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटा वेयरहाउसेस। तो ओलैप सर्वर हमारे स्पेशल टूल होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं फास्ट मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ डेटा स्टोर इन डेटा वेयरहाउस। मतलब जो भी हमारा डेटा स्टोर है डेटा वेयरहाउस में, उसके लिए मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस को अलाउड करता है। हम मतलब इससे एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ओलैप सर्वर क्या क्या होते हैं हमारे? एक होता है रोलैप होता है, मोलैप होता है और होलैप होता है। तो रोलैप क्या होता है? रिलेशन ओलैप, जो मतलब जो भी मेरा रिलेशन ओलैप होता है उसको रोलैप बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल ओलैप को मोलैप बोलते हैं और हाइब्रिड ओलैप को होलैप बोलते हैं। अब ये होते क्या है एक बार ये देख लेते हैं। तो रोलैप क्या होता है? रोलैप वर्क्स बाय परफॉर्मिंग ओलैप ऑपरेशन डायरेक्टली ऑन रिलेशनल डेटाबेस। मतलब जो भी ओलैप के ऑपरेशंस होते हैं उसको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस पे परफॉर्म करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? जैसे हमारा जहाँ पे डेटा टेबल्स पे स्टोर होता है, जैसे एसक्यूएल हो गया, मेरा ओरेकल हो गया, ये सब। ओके, और मोलैप क्या होता है? मोलैप में मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स का यूज होता है।
तो यहाँ पे टूल्स कौन कौन से होते हैं, हमारा IBM कॉग्नोस TM1, ओरेकल एसबीएस, ये सब टूल्स होते हैं। और होलैप मेरा सिंपली हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, जैसे हाइब्रिड गाड़ी चलती है वैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिड का मतलब। ये मेरा रोलैप और मोलैप दोनों को ही कंबाइन करता है। जब हम रिलेशन और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, तब वो मेरा होलैप होता है। ओके, अब यहाँ पे टूल्स क्या क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, एंड सैप BW है, ये सब है। ओके, अब ये वर्क कैसे करता है, अब ये वर्क कैसे करता है एक बार ये देख लेते हैं। तो जो मेरा रोलैप होता है वो डेटा को रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर करता है और फिर उसको एसक्यूएल की मदद से एनालाइज करता है। जो मेरा मोलैप होता है वो डेटा को मल्टी जो 3D क्यूब्स होते हैं उनमें स्टोर करता है और फिर एनालिसिस करता है। और जो मेरा होलैप होता है वो डेटा को क्यूब की फॉर्म में स्टोर करता है, एंड डिटेल डेटा जो मतलब जो भी मेरा स्टोर पार्ट है उसको क्यूब की फॉर्म में स्टोर करता है, और जो डिटेल डेटा होता है उसको रिलेशनल डेटाबेस की फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था डिटेल डेटा का, सिंपली ये वाला, ये भी मेरा डिटेल डेटा हो सकता है यहाँ पे। अब हाँ, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, जो मेरी लार्ज वॉल्यूम का डेटा होता है उसको हैंडल करता है रोलैप। और मोलैप का एडवांटेज है कि फास्ट वाली परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइज होता है रोलैप के लिए। और एडवांटेज इसका रोलैप होता है बैलेंस स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी दोनों को ही बैलेंस करता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, इसमें क्वेरी स्लोअर होती है, इसमें जो साइज होता है वो क्यूब का लिमिटेड होता है, सही बात है। और रोलैप में मेरा बहुत कॉम्प्लेक्स का बन जाता है, क्योंकि इसमें दोनों के ही हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, रोलैप के भी और मोलैप के भी। तभी ये जो मेरा होलैप होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर थोड़ा थोड़ा लिख दोगे ना इसमें तो आपको कहीं नंबर जाने वाला नहीं है। ओके, अब यहीं पे मैंने यहाँ पे बेसिक सा थोड़ा समराइज करके लिखा है। मैंने भी एग्रीगेशन का यूज कर लिया है थोड़ा सा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रोलैप है, तो रोलैप डेटा स्टोरेज कहाँ में करता है, रिलेशनल डेटाबेस में करता है। मोलैप मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स में करता है। होलैप मेरा कॉम्बिनेशन होता है रोलैप और मोलैप का। तो परफॉर्मेंस क्या है, इसकी स्लोअर होती है, इसकी फास्ट होती है, और होलैप की बैलेंस होती है। तो एडवांटेजेस क्या है, ये लार्ज वॉल्यूम का हैंडल कर सकता है, और ये फास्ट क्वेरी परफॉर्मेंस के लिए हेल्पफुल होता है। ये कंबाइन स्पीड होती है और स्केलेबिलिटी होती है होलैप की। अब डिसएडवांटेज क्या है, ये मेरी स्लो परफॉर्मेंस होती है रोलैप की, मोलैप की भी स्लो परफॉर्मेंस होती है, और इसकी जो होलैप होता है मेरा उसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है, तो हमें यूजर को समझने में बहुत टफ होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा माइनिंग इंटरफेस। तो डेटा माइनिंग इंटरफेस क्या होता है, डेटा माइनिंग इंटरफेस इन डेटा वेयर अलाउज एडवांस एनालिसिस एंड पैटर्न डिस्कवरी फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो मतलब जो ऐसे इंटरफेस होते हैं जो यूजर की हेल्प करते हैं एडवांस एनालिसिस और पैटर्न डिस्कवरी में। जैसे मान लीजिए आपका यूट्यूब होता है तो उसमें डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो उसी तरह के जो कुछ इंटरफेस होते हैं जो यूजर को जब लार्ज वॉल्यूम में डेटा होता है उसके साथ एनालिसिस करना और उससे पैटर्न फाइंड करना कि यूजर को क्या देखना पसंद है, क्या सुनना पसंद है, तो उसी भी यहाँ पे फिर आपको आपका होम पेज वैसे ही क्रिएट होता जाता है। तो ये मेरा डेटा माइनिंग इंटरफेस होता है। इसमें की पॉइंट्स क्या होता है, इट इंटीग्रेट डेटा माइनिंग टूल विद द डेटा वेयरहाउस। ये डेटा इसको हम लोग एज एन इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, जो भी मेरे डेटा माइनिंग टूल्स होते हैं और डेटा वेयरहाउस के बीच में होता है। क्योंकि ये अब ये अलाउ करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ हिडन पैटर्न, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। क्योंकि जब आप डीप एनालिसिस करते हो जाहिर सी बात है हिडन पैटर्न होंगे कुछ, उसमें कुछ ट्रेंड होंगे ऐसे, या फिर रिलेशनशिप्स होंगे जो हमें पता चलेंगे। और ये हेल्प होता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस में, जैसे कस्टमर का बिहेवियर क्या है उसके भी यहाँ पे प्रेडिक्शन करता है। अब सपोर्ट टास्क लाइक क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन एनालिसिस, इन सब में हेल्प होता है क्लस्टरिंग वगैरह में। अब सिक्योरिटी डेटा वेयरहाउस देखते हैं। इंश्योरिंग सिक्योरिटी डेटा वेयरहाउस इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। जो सिक्योरिटी हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा सेंसिटिव डेटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ट्रांजैक्शन बेस्ड डेटा है, जो भी आपका यूपीआई पिन है, एटीएम का पासवर्ड है, तो ये सब आपका सेंसिटिव डेटा होता है। जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, तो सेंसिटिव डेटा को जब ये भी तो डेटा वेयरहाउस में स्टोर होती होगी ना, तो इस डेटा को प्रोटेक्ट करना, हमारे जो भी हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, इन सबसे प्रोटेक्ट करके रखना, इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी इन डेटा वेयरहाउस। तो इसमें की सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या होते हैं, हमारा ऑथेंटिकेशन होता है कि जब हम यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं, फिर होता है ऑथराइजेशन कि जो हमारा ऑथर है वही उसको एक्सेस कर पाए। डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है, आप जानते होंगे कि डेटा को ऐसी फॉर्म इंक्रिप्ट कर देते हैं कि सिर्फ एंड टू एंड ट्रांसमिशन ही हो पाए डेटा का। फिर होता है ऑडिटिंग क्या होता है, लॉग्स में मॉनिटर यूजर्स एक्टिविटीज फॉर एनोमलीज एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब यहाँ पे लॉग क्रिएट कर लेते हैं और जिससे कि जो यूजर की एक्टिविटीज होती है उसको मॉनिटर करते रहते हैं, जिससे कोई भी एनोमली मतलब कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये ऑडिटिंग हो गया। और फिर मेरा होता है बैकअप एंड रिकवरी। तो बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटजी शो दैट डेटा इज नॉट लॉस्ट एंड कैन बी रिस्टोर्ड इन केस ऑफ फेलियर। मतलब ये बताते हैं, जैसे आप फोन में भी बैकअप लेते होगे तो बैकअप ये इंश्योर करता है, बैकअप और रिकवरी, अगर इन केस अगर आपका डेटा चला भी जाता है तो आपके वो डिवाइस लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। रेगुलर बैकअप्स क्या होता है, शेड्यूल डेली, वीकली, मंथली बैकअप्स ऑफ द डेटा वेयरहाउस। तो जो रेगुलर बैकअप्स होते हैं वो मेरे डेली शेड्यूल करना पड़ता है, या मंथली करो या तो वीकली करो डेटा वेयरहाउस में। फिर हमारा आता है ऑफसाइट स्टोरेज। ऑफसाइट स्टोरेज क्या होता है, स्टोर बैकअप डेटा एट, हाँ तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये आएगा एट ए डिफरेंट लोकेशन। तो जो ऑफसाइट स्टोरेज होती है वो बैकअप डेटा को स्टोर करती है डिफरेंट लोकेशन पर, जिससे कि डिजास्टर रिकवरी हो पाए। अब डेटा माइनिंग इंटरफेस, यहाँ पे मेरे कुछ की पॉइंट है, सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है इनसे। अब हम पढ़ेंगे ट्यूनिंग डेटा वेयरहाउस एंड टेस्टिंग डेटा वेयरहाउस के बारे में। तो ट्यूनिंग डेटा वेयरहाउस क्या होता है, ट्यूनिंग डेटा वेयरहाउस इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजिंग द वेयरहाउस टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस फॉर फास्ट डेटा रिट्रीवल एंड रिपोर्टिंग। ट्यूनिंग क्या होता है, ट्यूनिंग कुछ नहीं मतलब फिक्स करते हैं उनमें, जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम्स है, एनोमलीज हैं, तो उनको फिक्स करते हैं जिससे कि हमारा जो डेटा वेयरहाउस है वो ऑप्टिमल बन जाए। उसमें जो भी डेटा रिट्रीव हो रहा है या फिर उससे फैचिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं जो उसके डेटाबेस में,
तो वो सब ऑप्टिमाइज हो जाए और हमारा जो वर्क है वो स्मूथली हो जाए। तो यहाँ पे कुछ की ट्यूनिंग स्टेप्स होते हैं हमारे जो ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस को करने के लिए। तो पहला क्या है, इंडेक्सिंग। क्रिएट इंडेक्सेस ऑन फ्रीक्वेंटली क्वेरीड कॉलम्स टू स्पीड अप सर्च। मतलब यहाँ पे इंडेक्स बना देंगे हम कॉलम पे, जिससे कि जैसे मान लीजिए कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेरीड होती है, जैसे मान लीजिए बार बार किसी कंपनी का डेटा फेच हो रहा है, तो उस केस में हम उसको वन इंडेक्स ले लेंगे तो हमें इजी रहेगा। पूरा बार बार पूरी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, सिर्फ इंडेक्स लिखेंगे और वहाँ पे हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इंडेक्सिंग होता है। पार्टीशनिंग क्या होता है, जब हमारा लास्ट टेबल होती है मान लीजिए, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टेबल में, तो वो हमारा पार्टीशनिंग होता है। फिर मेटेलाइज्ड व्यूज क्या होते हैं, प्री कंप्यूटर एंड स्टोर एग्रीगेटेड रिजल्ट दैट द फ्रीक्वेंटली एग्जिस्ट। तो इसमें ये होता है कि जो भी हमारे एग्रीगेटेड रिजल्ट होते हैं कुछ जब जो बार बार यूज होते हैं उनको स्टोर करके रख लेते हैं पहले से। तो ये मेटेलाइज्ड व्यूज होता है। फिर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, यूज क्वेरी प्रोफाइलिंग एंड रीराइट क्वेरीज फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। फिर हमारा आता है कैचिंग। कैचिंग क्या होता है, स्टोर रीसेंट क्वेरी रिजल्ट टेम्परेरी टू रिड्यूस डेटाबेस लोड। तो यहाँ पे जो भी रिसेंट क्वेरी रिजल्ट होते हैं उनको हम लोग टेम्परेरी स्टोर कर लेते हैं डेटाबेस, जिससे कि जो हमारा डेटाबेस का लोड होता है वो कम हो जाता है। फिर लोड बैलेंसिंग क्या होता है, जो भी हमारा क्वेरी लोड होता है हम उसको सिंपली इवनली सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लोड बैलेंसिंग होता है। फिर टेस्टिंग डेटा वेयरहाउस पे हम पढ़ेंगे। टेस्टिंग डेटा वेयरहाउस इंश्योर दैट द वेयरहाउस फंक्शंस प्रॉपर्ली प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा। मतलब टेस्टिंग में हम डेटा वेयरहाउस को अपने टेस्ट करते हैं, उसमें ये चेक करते हैं कि जो मेरा डेटा वेयर हाउस है वो प्रॉपर्ली वर्क भी कर रहा है नहीं कर रहा। पता लगा आपने एम्प्लॉय का डेटा मांगा और वो स्टूडेंट का डेटा दे रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ उसके एक्सपेक्ट है वो पढ़ते हैं। तो पहला क्या होता है, डेटा वैलिडेशन। इंश्योर डेटा लोडेड इनटू द वेयर हाउस इज एक्यूरेट एंड फॉलो द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट। मतलब जो डेटा यूजर के थ्रू जा रहा है डेटा वेयर हाउस में वो मेरा एक्यूरेट होना चाहिए। मान लीजिए अब आपने एम्प्लॉय के डेटा की जगह स्टूडेंट का डेटा भर दिया, तो उस केस में तो गलती आएगा ना डेटा। तो डेटा वैलिडेशन हो गया। फिर होता है ईटीएल टेस्टिंग। तो जो मेरा एक्सट्रैक्ट है, ट्रांसफॉर्म है, लोड प्रोसेस है, उसे एक बार में वेरीफाई कर लेंगे, तो ये ईटीएल टेस्टिंग हो गया। टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग फ्रॉम सोर्स सिस्टम। पता लगा जब आपका डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा था तभी कुछ गड़बड़ हो गई, या फिर ट्रांसफॉर्म होने में हो गई, या फिर लोड होने में हो गई वेयर हाउस में, तो ये इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि जो भी क्वेरी रिस्पॉन्स टाइम है एंड स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, इसको हम एक बार देख लेते हैं। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, फिर ऐसे ही रिग्रेशन टेस्टिंग होता है। तो ये मेरे कुछ यहाँ पे एक्सपेक्ट है जिसका यूज किया जाता है टेस्टिंग ऑफ डेटा वेयर हाउस में। अब हम देखेंगे वेयर हाउस के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे डेटा वेयर हाउस एप्लीकेशन आर डेटा वेयर हाउस सिस्टम यूज टू सपोर्ट वेरियस बिजनेस फंक्शंस बाय स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशन दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन, पहला टाइप है बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। तो तो ये बिजनेस एनालिसिस के लिए यूज होता है, मार्केट रिसर्च के लिए यूज होता है, कस्टमर रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, फिर सपोर्ट चेन मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, ऐसे ही फाइनेंशियल एनालिसिस में भी यूज होता है। देखिए जितने भी क्राइटेरिया उन सब में यूज होता है डेटा वेयर हाउस का, क्योंकि जाहिर सी बात है डेटा तो स्टोर होगा ही ना कहीं, तो ये सभी में यूज होगा। अब रिसेंट ट्रेंड क्या है डेटा वेयर हाउस में, एक बार वो देख लेते हैं। तो रिसेंट ट्रेंड इन वेयर हाउसिंग रिफ्लेक्ट द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज एंड मेथोडोलॉजीज टू इंप्रूव डेटा वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटीज। मतलब ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो हमारे जो डेटा वेयर हाउस की कैपेबिलिटीज है उनको इंप्रूव करती है। तो इसके एक्सपेक्ट क्या है, क्लाउड डेटा वेयर हाउस, मतलब जो हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लीजिए अमेजॉन का AWS है, गूगल बिगक्वेरी है, तो इसके थ्रू हम लोग स्केलेबल और फ्लेक्सिबल डेटा को स्टोरेज में मिलता है। तो मतलब ऑनलाइन जो भी हम डेटा स्टोर कर पाते हैं तो ये क्लाउड के थ्रू ही हो पाता है। फिर कुछ हमारे होते हैं रियल टाइम डेटा वेयर हाउसिंग। अब कॉन्सेप्ट आ गया है कि हम जो रियल टाइम डेटा में अपडेट कर पाते हैं, उस पर एनालिसिस कर पाते हैं सिंपली। ये आपने डीएमए पढ़ा होगा। तो फिर हमारा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग अब आ रही है। हम लोग एआई का यूज करके डेटा के अंदर जो भी इंसाइट्स होते हैं, मतलब जो यूजफुल डेटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, अपने एनालिसिस को ऑटोमेट कर पाते हैं विद हेल्प ऑफ एआई। फिर डेटा लेक इंटीग्रेशन होता है, कंबाइनिंग डेटा वेयर हाउस विद द डेटा लेक टू हैंडल बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हम लोग डेटा वेयर हाउस को एक लेक, डेटा की लेक होती है, उसके संग कंबाइन कर देते हैं, जिसके थ्रू हमारे जो भी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की हैंडलिंग होती है वो इजीली हो जाती है। फिर हमारा सिक्योरिटी एनहांसमेंट हो गया था, अभी ऊपर पढ़ा था। अब हम देखेंगे वेब माइनिंग, स्पार्शियल माइनिंग एंड टेम्पोरल माइनिंग के बारे में। तो वेब माइनिंग और स्पार्शियल माइनिंग क्या होता है? तो वेब माइनिंग क्या होता है? वेब माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड पैटर्न फ्रॉम द वेब बेस्ड डेटा। तो जो भी वेब बेस्ड डेटा होता है, अगर हम उससे यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और पैटर्न बनाते हैं तो उसको बोलते हैं वेब माइनिंग। अब टाइप्स ऑफ वेब माइनिंग क्या होता है? कंटेंट माइनिंग होता है। कंटेंट माइनिंग जैसे हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वेब पेजेस से, सच टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, जैसे हमारी रील होती है, शॉर्ट होते हैं यूट्यूब पे, तो ये सब मेरा कंटेंट माइनिंग, इसके थ्रू हम कंटेंट माइनिंग करते हैं और फिर डेटा को यूजर को उससे रिलेटेड डेटा दिखाते हैं। आपने देखा होगा अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो लाइक करते हो, सिर्फ उसके बाद लाइक करने के बाद आपको रिलेटेड डेटा ही मिलता रहता है बार बार, तो ये मेरा होता है कंटेंट माइनिंग। फिर होता है स्ट्रक्चर माइनिंग, एनालाइज द लिंक इन स्ट्रक्चर बिटवीन वेब पेजेस टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एंड इंपॉर्टेंट। मतलब जो लिंक होते हैं हमारे स्ट्रक्चर में जो हमारे रिलेशनशिप को बताते हैं, तो हम उसके थ्रू हम लोग रिलेशनशिप को समझ सकते हैं और उसकी जो इंपॉर्टेंट है उसको भी समझ सकते हैं। फिर एक होता है हमारा यूजर माइनिंग, एग्जामिन वेब यूजर बिहेवियर लाइक ब्राउजिंग पैटर्न्स एंड क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस। तो जो भी मेरा वेब यूजर का बिहेवियर है उसको समझ सकते हैं यूजर माइनिंग की हेल्प से। फिर होता है स्पेशल माइनिंग, स्पेशल एनालिसिस। स्पेशल एनालिसिस क्या होता है? एनालाइज फाइनेंशियल डेटा लाइक प्रॉफिट, लॉसेस, फोरकास्ट, ट्रेंड। जब हम फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेरी फिनटेक की कंपनी है, तो वो फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। ई कॉमर्स कंपनी है तो उसको भी करना पड़ेगा। तो उस केस में जो मेरा एनालिसिस होती है तब हम उस एनालिसिस को बोलते हैं स्पेशल एनालिसिस। तो यहाँ पे मेरा स्पेशल माइनिंग भी दिया हुआ है। स्पेशल माइनिंग क्या होता है? स्पेशल माइनिंग इन्वॉल्व्स एनालिसिस डेटा दैट हैज अ जियोग्राफिकल और स्पेशल कंपोनेंट। मतलब ऐसा डेटा होता है, जब हम ऐसे डेटा पे माइनिंग करते हैं
जो डेटा मेरा स्पेशल कंपोनेंट होता है, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट है, लॉस है, फोरकास्ट है, जब फाइनेंशियल डेटा पे करता है तो मेरा होता है स्पेशल माइनिंग। तो यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट होते हैं, जियोग्राफिकल डेटा, जैसे मान लीजिए मैप है, जीपीएस कोऑर्डिनेट है, स्पेशल डेटाबेस है, और फिर होता है पैटर्न रिकॉग्निशन। फिर ऐसे ही एप्लीकेशन इसमें होते हैं, जैसे अर्बन प्लानिंग के लिए हो गया, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए हो गया, तो ये सब एप्लीकेशन होते हैं। फिर इसमें होता है ट्रेंड एनालिसिस, तो ट्रेंड एनालिसिस में इसका यूज होता है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं टेम्परल माइनिंग क्या होता है। टेम्परल माइनिंग फोकसेस ऑन एनालाइजिंग टाइम वेस्ट एंड क्रोनोलॉजिकल डेटा। मतलब इसका होता है जो भी टाइम बेस्ड डेटा होता है, जब हम उसके ऊपर माइनिंग परफॉर्म करते हैं, तो वो मेरा होता है टेम्परल माइनिंग। तो आई होप आपको यूनिट समझ आई होगी। तो इसमें देखिए ज़्यादा यूनिट में है नहीं, बस एक बार अगर आप पढ़ लोगे सिर्फ, तो पढ़ के भी कर दोगे। बस एक बार इसमें रोलैप, मोलैप और होलैप देख लीजिएगा, और ओलैप फंक्शन और टूल देख लीजिएगा बस, और इसमें कुछ भी नहीं है इस यूनिट में। तो आई होप आपको समझ आई होगी पूरी यूनिट, एंड मैं इसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।